हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है काउंसलिंग की एक सेकंड टाइप, जो कि है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इससे पहले हम डायरेक्टिव काउंसलिंग डिस्कस कर चुके हैं, जो काउंसलिंग की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। बेसिकली शुरू से मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ, जो काउंसलिंग टॉपिक है उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है डायरेक्टिव, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड टाइप, जो कि है नॉन डायरेक्टिव। फिर इसके बाद थर्ड टाइप आएगी, जो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। और उस थर्ड टाइप में मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो पिछले साल जो ये सब्जेक्ट है उसके पेपर में आया था। तो स्टे ट्यून सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन वेल, और किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, नीड, इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स, या आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आ जाए सेम पॉइंट्स लिख देना, बार बार अलग अलग पॉइंट्स याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। इट इज़ डिवेल्प्ड बाय कार्ल रोगर। जो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, ये किसने डेवलप किया था? कार्ल रॉगर ने, या इसको रॉजर भी आप कह सकते हो। इट इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। ये मेथड जो है वो क्या है? क्लाइंट सेंटर्ड, मतलब जो पर्सन हमारे पास प्रॉब्लम लेके आया है, हमने उसको इतना काबिल बना देना है कि फ्यूचर में अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व कर पाए। इस वीडियो को समझने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को करवाऊँगी बहुत बारी मैं इसको डायरेक्टिव काउंसलिंग से कंपेयर करूँगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले उस टॉपिक को क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। ओके, चलिए बात थी यहाँ पे मेन फोकस जो है वो क्लाइंट के ऊपर किया जाता है, उसको काबिल बनाया जाता है। लेकिन इससे उलट जो हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग की थी उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है काउंसलर। काउंसलर की ही सारी ड्यूटी होती है कि अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोवाइड करना सल्यूशन। वहाँ पे जो काउंसली है या जो हमारा क्लाइंट है, उसका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसने बस बैठ के जो सोल्यूशन है उसको देखना ही होता है। अच्छा ये सोल्यूशन है, इसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर लूँगा और मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये मेथड उससे उलट है, जहाँ पे पूरे के पूरे एफर्ट्स दिए जाते हैं कि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व कर दे। हेयर रोल ऑफ क्लाइंट इज़ एक्टिव। क्लाइंट का रोल यहाँ पे क्या बन जाता है? एक्टिव। क्यों एक्टिव रोल बनता है यहाँ पे क्लाइंट का? क्योंकि क्लाइंट को यहाँ पे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको ये चीज़ बोली जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इसके सल्यूशंस हैं, आप कौन सा सल्यूशन अपनी लाइफ में फॉलो करोगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है दोनों साइड से। फोकस ऑफ प्रोसेस इज ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट। यहाँ पे इस मेथड का मेन फोकस किस पे ऊपर होता है? क्लाइंट की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना। ओके, चलिए ये हो गया मीनिंग। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस। आप एडवांटेजेस की जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मेक एडजस्टमेंट इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जो प्रॉब्लम हमारे पास लेके आया है पर्सन, जिसको कहा जाता है क्लाइंट, उसका बिहेवियर चेंज किया जाता है। उसको ये चीज़ समझाई जाती है, प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई है तो हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, it is a slow process but a sure process to make individual capable of making adjustment मतलब चेंज। यहाँ पे जो क्लाइंट है उसको इतना सशक्त बना दिया जाता है कि हाँ जी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो हमने अपने बेसिस पे उसको टैकल करना है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, निराश होते हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर उनको मोटिवेट कर दिया जाए, उनको ये चीज़ समझा दी जाए कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट है, हम जी रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, इंस्टेड ऑफ रोना धोना की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे इसको टैकल किया जाएगा, इट इज़ बेटर कि उन प्रॉब्लम्स को फेस करो। आज प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व कर लिया, कल को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इस सिचुएशन से वो पर्सन क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट होने के बाद वो आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका बड़े ही दृढ़ निश्चय से क्या करता है, सामना करता है। यही मोटिव है इस मेथड का, नॉन डायरेक्टिव का, कि यहाँ पे क्लाइंट का बिहेवियर चेंज कर दिया जाता है। उसको ये चीज़ समझाई जाती है, नो डाउट प्रॉब्लम्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, लेकिन वी हैव टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स अप्रोप्रिएटली सो दैट इन फ्यूचर दोबारा से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उनको सॉल्व आउट कर सकें। नेक्स्ट है जेन्युइन एंड रिफ्लेक्टिव। ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन, ईजी है और मतलब कि हर कोई इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। रिफ्लेक्टिव मतलब जब इस मेथड को फॉलो किया जाएगा तो इसके पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव्स इसके क्या हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं। इट्स फोकस ऑन पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक्सेप्टेंस। इस मेथड में क्लाइंट को ये चीज़ समझाई जाती है, नेगेटिव तो है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, लेकिन अगर हम इस नेगेटिव को टैकल कर लेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ये क्लाइंट की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। रिमूव इमोशनल ब्लॉक। ये एक पर्सन है, ठीक है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये इमोशनली क्या है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो जो काउंसलर है जिसके पास ये हेल्प लेने के लिए आया है, ये काउंसलर हेल्प करेगा किस चीज़ में, इस दीवार को गिराने के लिए। इमोशनल जो स्टेटस है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। और ये चीज़ ये इसको समझाएगा कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं। रो धो के उसको सॉल्व करने से अच्छा ये है कि आप अपनी लाइफ की जो टेंशन है उनको दूर रखो और प्रॉब्लम का प्रॉपरली सामना करो। इसलिए ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लाइंट का इमोशनल स्टेटस इम्प्रूव किया जाता है, इमोशंस से उसको दूर रखा जाता है ताकि वो प्रॉपरली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यही हम यहाँ पे कहेंगे, वो प्रॉपरली अपनी लाइफ में काम कर पाए। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, शुरू से हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट और काउंसलर। दोनों क्या करते हैं, मिलके एक गोल सेट करते हैं। अच्छा, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, हमने इस जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से ही ख़त्म कर देना है। दोनों मिलके इकट्ठे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है फोकस ऑन सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे उस क्लाइंट को सेल्फ अवेयर कराया जाता है, उसको ये चीज़ समझाई जाती है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हमारे पास कैपेसिटी भी है उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। यहाँ पे उसको ये चीज़ समझाई जाती है कि किस तरीके से आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना है और अपनी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड फॉर हायर क्लास। जो ये मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा सकता है हायर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स कैपेबल होते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफरेंट सॉल्यूशंस देने के लिए। अगर आप छोटे बच्चों पे ये चीज़ अप्लाई करोगे हो सकती है लेकिन बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस अप्रोच का बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स पे इसको अप्लाई करोगे। ये जो मेथड है ये पर्सनल और इमोशनल दोनों प्रॉब्लम से जो है वो डील करता है। पर्सन की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओके, तो इस वजह से वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नॉन डायरेक्टिव मेथड से लिया जाएगा, जहाँ पे काउंसलर, फिर से वही बात रिपीट हो रही है, काउंसलर उसको समझाएगा कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं। उनको देख के उदास होने से अच्छा ये है कि आप अपनी लाइफ में इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के डिफरेंट तरीके सोचो ताकि आप अपनी लाइफ में से इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोकस्ड ऑन ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इंडिविजुअल। इसका मेथड क्या है, किस पे फोकस करता है, पर्सन की ग्रोथ करना और उसको मोटिवेट करना कि किस तरीके से उसने अपने पोटेंशियल मतलब काबिलियत को यूज़ करना है
अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। हर एक इंडिविजुअल काबिल होता है। अब एक पर्सन जब उसको गाइड कर देता है कि आप में ये काबिलियत है, तो वो पर्सन अपने उस जो उसके पास एक्स्ट्रा चीज़ है उसको यूज़ करके अपने फ्यूचर को बेटर जो है वो बना देता है। इसलिए कहा जाता है इस मेथड में कि पूरा फोकस क्लाइंट की प्रॉब्लम पे दिया जाता है, क्लाइंट को मोटिवेट किया जाता है कि हाँ जी भाई साहब आप भी पार्टिसिपेट करो, इसको सॉल्व करने के तरीके बताओ, जिससे उस इंडिविजुअल की ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। चलिए अब आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसका फर्स्ट स्टेप है डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम। हर एक प्रोसेस यहाँ से ही स्टार्ट होगा कि सबसे पहले क्या की जाएगी, प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम से जो ये क्लाइंट है वो सफ़र कर रहा है। फिर प्रॉब्लम डिस्कस होने के बाद उसको थॉरोली एनालाइज किया जाएगा कि ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है, क्या इसके रीजंस हैं। प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे कि पर्सन के जो मैथ्स में नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो वो जो काउंसली है या क्लाइंट है वो काउंसलर के पास जाता है। यहाँ पे अब काउंसलर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट ही होगा, आपके स्कूल का टीचर भी हो सकता है। आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास का बच्चा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो बच्चा जा रहा है अपने मैथ्स के टीचर के पास कि मैम मुझे जो है वो मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं कैसे इसको ठीक करूँ। ये प्रॉब्लम डिस्कस हुई, फिर दोनों अपने अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। टीचर बोलेगी अच्छा बेटा अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर जाके ये चीज़ एनालाइज करोगे कि मैथ्स में आपको क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्या पॉइंट्स हैं। अब वो टीचर मैथ्स की है, उसको पता है कि इस बच्चे को क्लास में मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है, तो टीचर ने भी अपने लेवल पे उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया और बच्चे ने भी उस प्रॉब्लम को अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर लिया। फिर फ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ द काउंसलर, वो टीचर और वो जो स्टूडेंट है दोनों मिलेंगे एक दूसरे के साथ और डिटेल में डिस्कशन होगी प्रॉब्लम के बारे में। टीचर बोलेगी हाँ जी स्टूडेंट है ये एक, आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी आप मैथ्स में क्यों फेस करते हो, आपका क्लास में ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। आप हर बारी क्या करते हो, जब मैं क्लास में सम्स करा रही होती हूँ आपका ध्यान बातों की तरफ होता है। फिर दूसरी तरफ बच्चा कहता है कि हाँ जी मैम ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं घर पे प्राइवेट ट्यूशन ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ तब भी मुझे मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। इस तरीके से वाद विवाद होगा दोनों के बीच में, और ये वाद विवाद जो है वो फ्रेंडली होगा। टीचर अपने बेसिस पे कुछ पॉइंट्स देगी, बच्चा अपने बेसिस पे कुछ पॉइंट देगा। ओके, फिर डिटेल में डिस्कशन होगी उनकी। इसके बाद क्लाइंट की साइट मतलब विजन, उसका व्यू पॉइंट डेवलप कराया जाएगा। पूरी डिटेल में डिस्कशन हो गई, फिर टीचर बोलेगी बच्चे अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, अब आप बताओ कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। बच्चे ने बोला कि मैम क्लास में अगर मुझे मैथ्स का कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले मुझे जो अपनी बातें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, बंद। जब भी आप क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्लियरली समझना पड़ेगा। मैम ने बोला कि आपकी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास होती है रोज़ 2 to 3, कभी आपने वो एक्स्ट्रा क्लास लगाई है? बच्चे ने बोला नहीं लगाई। तो बच्चा अब क्या बोल रहा है कि मैम जो आप एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो मैथ्स की वो भी अटेंड करना मेरे लिए ज़रूरी है। फिर मैं घर पे प्राइवेट ट्यूशन ले रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे क्लियरली सारे कंसेप्ट समझ में आए, उसके लिए मुझे अपने बिहाफ पे क्या करने पड़ेंगे, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मैथ्स में मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इस तरीके से क्लाइंट का जो साइट है, उसका सोचने का जो दायरा है, उसको बढ़ाया जाता है। डिस्कशन दोनों बेसिस पे हो रही है, टीचर भी कर रही है, स्टूडेंट भी कर रही है, लेकिन टीचर ये चीज़ पे फोकस कर रही है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। पहले उसने प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है उसको मैथ्स में, फिर उसने बताया कि उसको मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्लास में वो ध्यान से नहीं पढ़ता, प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है लेकिन वहाँ पे भी उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास होती है वो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं जाता। फिर टीचर बोलती है अब यहाँ पे गलती किसकी है, बच्चा बोल रहा है कि गलती मेरी है। यहाँ पे
उसका विजन, उसका जो सोचने का दायरा है उसको डेवलप किया जाता है। अब ये चीज़ डेवलप हो गई, एंड में जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट, ख़त्म कर दिया जाता है। बट ये टर्मिनेशन से पहले डिटेल में डिस्कशन होगी प्रॉब्लम की, ताकि जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए अपने लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो काउंसलर है उसकी हेल्प करेगा बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी होगी? क्लाइंट की ही होगी। ओके, आई होप ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस होगी, फिर प्रॉब्लम को दोनों लोग मिलके अंडरस्टैंड करेंगे। बट जो काउंसलर है वो गुस्सा नहीं करेगा, उसका एटीट्यूड फ्रेंडली रहेगा, ताकि जो प्रॉब्लम है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कारण सामने आ सकें। फिर डिटेल में डिस्कशन होगी दोनों के बीच में, क्लाइंट का सोचने का दायरा बढ़ाया जाएगा, उसको सोल्यूशन मिल गया, और एंड में जो प्रोसेस है उसको कर दिया जाएगा टर्मिनेट, ख़त्म। इस तरीके से इस प्रोसेस में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लास्ट में हमारे पास आती हैं लिमिटेशंस, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड क्या है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अब आप कॉलेज के बच्चों को काउंसलिंग दे रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक बच्चे को काउंसलिंग देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरीके से कॉमर्स डिपार्टमेंट में 7 क्लासेस हैं, तो 420 स्टूडेंट्स को आपको देनी पड़ेगी काउंसलिंग, तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, आपने सारे स्टूडेंट्स कवर करने हैं, तो आप जल्दी जल्दी में डिसीजंस दे देते हो, हैस्टी डिसीजन। हैस्टी मतलब बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन दे देते हो, जो स्टूडेंट्स के लिए कई बारी बेनिफिशियल नहीं होते, तो ऐसी प्रॉब्लम इस मेथड में आ जाती है। नेक्स्ट है स्लो प्रोसेस। ये मेथड स्लो है। अब एक पर्सन को आप बुलाओगे, कम से कम 15 मिनट की डिस्कशन तो उसके साथ होगी ही, 15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकती है, 15 मिनट से कम क्या डिस्कशन होगी उसमें? तो जस्ट हाय हेलो, हाल चाल, नेम, मेरा नेम ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी ही बातें डिस्कस होती हैं। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा कम है। जो काउंसलिंग के एक्चुअल सेशंस होते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक चलते हैं, क्योंकि डिटेल में प्रॉब्लम को समझा जाता है और उसके सल्यूशंस जो है वो एनालाइज किए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्लो है। फिर है क्लाइंट इज़ इमेच्योर टू टेक डिसीजन। अब आपने 10वीं क्लास के बच्चों के साथ काउंसलिंग की, आपने उनको समझाया कि अच्छा अब आपने आगे जाके स्ट्रीम चूज़ करनी है, आप कैसे उस स्ट्रीम को चूज़ करोगे। कई बच्चे समझदार होते हैं, कई बच्चे समझदार नहीं होते, काउंसलिंग के बावजूद भी वो गलत डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, जो सीधा सीधा किसके ऊपर असर डालती है? उनकी लाइफ के ऊपर इस चीज़ का असर होता है। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू फीलिंग्स। ये भी बात सही है। जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो कई बारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि डिस्कस नहीं की जा सकती दूसरे पर्सन के साथ। अब जब प्रॉब्लम का कारण ही हमने प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया, तो उसका सल्यूशन आपको कैसे प्रॉपरली मिलेगा? तो ये सिचुएशन भी हमारे जो टास्क को क्या बना देती है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना देती है। इस वजह से भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, कई बारी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेट काउंसलिंग स्किल्स। अगर काउंसलर ने प्रोसेस को कैरी करना है तो उसको काफ़ी सारे स्किल्स चाहिए होते हैं, काबिलियत होनी चाहिए कि वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सके, उसके माइंड में से डाउट्स को निकाल सके। अब काउंसलर ही अच्छा नहीं है, कम्पिटेंट नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या प्रोसेस जो है ये फॉलो करेगा? इसलिए ज़रूरी है, इस मेथड का सक्सेस डिपेंड करता है काउंसलर पे। अच्छा काउंसलर, प्रोसेस सक्सेसफुल। अच्छा काउंसलर नहीं है तो प्रोसेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है प्रोसेस में कि जो काउंसलर है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ताकि प्रोसेस जो है वो अच्छे ढंग से किया जा सके। ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट काउंसलिंग की टाइप बची है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, आने वाले टाइम में। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, प्रीवियस ईयर में जो आया था। तो स्टे ट्यून सो दैट यू कैन केम टू नो what question it is and how you can answer that particular question। जो क्वेश्चन है वो काउंसलिंग के टॉपिक से ही रिलेटेड है। ठीक है जी, थैंक यू।